नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो उसमें मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, बट ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाया अभी तक। तो कोई मेरे पास रिक्वायरमेंट आया नहीं है किसी टॉपिक के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा समय बीतता है तो हम लोग उसको देखेंगे कि अगर आप तक वीडियो पहुंच पाता है, लोगों तक वीडियो पहुंच पाता है, रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा। और फिलहाल एक रिक्वेस्ट आया था प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, तो वो मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो मैंने 150 क्वेश्चन को 3 भाग में बांटा है, 50-50 करके, ठीक है। और हम लोग इसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वगैरह, लेवल वगैरह भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो 50 क्वेश्चन है ये आपका 5 फरवरी का है शायद, हाँ 5 फरवरी 2017 का पेपर है, ठीक है ना। तो इसमें जो मैंने देखा है करंट अफेयर्स, पहले 50 क्वेश्चन मुझे करंट अफेयर्स नहीं दिखा है, एक आध को छोड़ करके, ठीक। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन से आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो तुक्का लगाने का भी थोड़ा विधि देखेंगे, ठीक है ना। और बाकी चलिए देखते हैं, जो रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी उनको हैंडल करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला इसका सवाल था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था। तो ये सीधा फैक्चुअल सवाल है, ठीक है। याद होना चाहिए, नहीं याद है, जो भी आपको लगे ना कि याद नहीं है तो तुक्का मारने का क्या तरीका होता है ना, कि ऐसा नहीं होता है किसी में आपने ए मारा, किसी में आपने बी मारा, किसी में सी मारा। अगर आपने 2 को रूल आउट कर दिया है तब तो अब 2 बचे ऑप्शन, तो अब कोई सा भी उसमें जो ज़्यादा आपको सही लगता है वो मार दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर बिल्कुल ही नहीं पता, जैसे पहला सवाल ले लीजिए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था, ठीक है, तो कुछ भी नहीं पता तो आप एक ऑप्शन पकड़ के चलिए, उसको मारिए, ठीक है। मान लेते हैं 150 सवाल में 10 ऐसे सवाल हैं जो जिसमें मेरे को मतलब थोड़ा भनक भी नहीं लग रहा है क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, हम लोग एक ऑप्शन पकड़ेंगे और उसको तुक्का मारेंगे। मान लीजिए ए मारे, अगर मेरी सजेशन माने तो आप लोग ए नंबर को, पहला जो ऑप्शन होगा उसको मारिए, ठीक है। और किसी को अगर बी पसंद आता तो बी भी मार सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ए मारिए, ठीक। तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि देशमुख साहब थे, ठीक है। इसके बारे में अगर भनक नहीं था तो आप ए मारते, आपका ये सही हो जाता। द स्टूडेंट हु डिजाइंड द रुपीज सिंबल, रुपीज साइन का जो डिज़ाइन है वो कहाँ पढ़ता था ये पूछा गया, उसका नाम भी नहीं पूछा, कहाँ पढ़ता था ये पूछा गया है। तो उदय कुमार जी थे, वो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट थे, राइट, ठीक है। दूसरा इसका ये हो जाएगा, ठीक है। द बैंक नोट प्रेस इज दैट, नोट कहाँ पर प्रेस होता है, मतलब नोट कहाँ छपता है, तो देवास, ठीक है। तो आप किन्हीं को अगर नोट चाहिए हो तो आप देवास चले जाइए, वहाँ पे मशीन भी मिल जाएगा, नोट भी मिल जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अमंग्स द 4 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की जहाँ पर बात हो रही है तो उत्तर भारत तो हटा ही दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ये नॉट लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे ऑप्शन में देखेंगे तो आप बिहार उत्तर प्रदेश तो ऐसे ही, मतलब इतना भीड़ है कि मतलब ट्रेन में तो जगह ही नहीं बचता, राइट। महाराष्ट्र पे हो सकता है या फिर तमिलनाडु में कम पॉपुलेशन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप साउथ जाएंगे ना तो वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ा आपको कम मिलता है, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें इस सवाल को, तो उत्तर भारत क्या है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, भीड़ भाड़ वाला एरिया, उसका प्राइमरली 2-3 कारण है, ठीक है। पहला तो उसका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी कहने का क्या मतलब है कि जो साउथ इंडिया है, जो अपना मध्य प्रदेश के नीचे वाला हिस्सा जो है मोस्टली, ठीक है, तो उसमें अब क्या पहाड़ ज़्यादा भरा हुआ है, वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, ठीक है, अलुवियल प्लेन्स थोड़े कम है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें वहाँ पर हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ज्योग्राफिक कारण क्या हो जाता है कि वहाँ का बसाहट कम है, एक तो ये चीज़ है, ठीक। दूसरा चीज़ फैक्टर क्या है कि जितने भी आपका नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से जितने भी इंडिया में घुसते आए शुरू से, कनिष्क के टाइम से, यानी उससे पहले से भी, ठीक है। तो जब भी लोग आते गए तो वो क्या हुआ, पूरा प्लेन वाला एरिया जो था उसमें जंगल काटते हुए बसते चले गए, ठीक है। रिसेंट में टर्क्स आए, पर्शियन आए, जो भी घुसते चले गए इंडिया में ना उस टाइम पे, ठीक है। तो वो लोग क्या किया, उसी में बसते चले गए पूरा वाला, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ भूमि ज़्यादा है, ठीक है, खाना पीना आराम से मिल जाता है, और प्लस जहाँ पर आप लोगों को धकेले हुए वहीं पर तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगा ना, ठीक है। तो जब नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से जब धकेलते गए तो वो वाला एरिया ज़्यादा भरता चला गया, ठीक है। और अभी तो धकेलना बंद हो गया, बॉर्डर सील हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अगर धकेलना चालू होता तो हो सकता है कि साउथ इंडिया भी भरता चला जाता, क्योंकि अब पानी में तो कोई कूदेगा नहीं, है ना। तो नॉर्थ इंडिया तक भरता चला गया, और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वगैरह तो होता ही चला गया, अब वो तो समझ ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा सवाल, ठीक है। इट इज़ नॉट अमंग द 4 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नॉट बोला गया है तो ये तमिलनाडु यहाँ पे हो जाएगा,
ठीक है। इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इज हाईएस्ट, कहाँ पे है भाई, बिहार में है ऐसा, ठीक है। बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उनको तो आइडिया होगा। समय 1108 है शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1108 है शायद, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप, पर स्क्वायर किलोमीटर। एमपी का मैं एक बार चेक कर रहा था, ठीक है, तो एमपी का 250 प्लस के आसपास था, मैंने कुछ ज़्यादा होगा उससे, लेकिन 300 से कम ही कुछ दिख रहा था पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है ना कि वहाँ पर मैंने 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का अगर एरिया ले लीजिए उसमें 250 आदमी है, और बिहार में 4 गुना से भी ज़्यादा आदमी है, ठीक है। खैर नेक्स्ट आ जाइए, द सिक्स्थ सवाल कौन सा है, द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वाज, कौन सा था, परम था, ठीक है। आप एक बार सर्च कीजिएगा परम किसके नाम पे रखा गया है, ठीक है ना। व्हेन डिड 4G सर्विस स्टार्ट इन इंडिया, ठीक है, तो ये चूंकि 2017 का पेपर है तो 4G सर्विस के बारे में उसमें पूछा गया था, 2012 में स्टार्ट हुआ था। 2014 में मैं मुंबई में था तो वहाँ पर घर ला करके सिम पहुँचा रहे थे एयरटेल वाले कि सर ये 4G आ चुका है, आप 3G सिम लगा रहे हैं तो 4G लगा लीजिए, है ना। तो 2012 में आ गया था ये 4G का सर्विस। अब 5G का पूछ सकते हैं या 6G का भी आप पूछ सकते हैं कि 6G कब हुआ या 5G कब हुआ, ये इस पर सवाल आ सकता है। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, थोड़ा बोल सकते हैं कि उस समय के हिसाब से करंट तो नहीं हुआ क्योंकि 2012 में ही लॉन्च हुआ था तो करंट नहीं हुआ, बस एक जनरल नॉलेज का सवाल हो गया, ठीक है। तो जनरल नॉलेज अभी गया नहीं है। शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ यूके, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें मतलब ठीक है पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बिहार वाले, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, FTSE 100 हो जाएगा। जो स्टॉक मार्केट वगैरह थोड़ा वो देखते होंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा इस चीज़ का, बट मोस्टली ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब क्या पता यार कौन सा देश का कौन सा क्या नाम है। महामना किसको बोलते थे, महामना की मदन मोहन मालवीय जी को बोलते थे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, देविका रानी जी फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस थी। अब अगेन इसमें कुछ अपने को समझ नहीं आएगा, लोग मोस्टली लोग मधुबाला मार के आएंगे, ठीक है, मीना कुमारी, नरगिस भी, लेकिन देविका रानी इज़ द लीस्ट हर्ड नेम। तो जो लीस्ट हर्ड नेम है वही सबसे पहले रहा होगा, इसलिए आपने उसका नाम सबसे कम सुना होगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल कौन सा है, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर अ कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बचें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको जिनको पता हो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए वो थोड़ा सुन लीजिएगा। एक सेकंड मित्रों, सॉरी दोस्तों, वो छोटा फ़ोन है उसमें ये टेली मार्केटिंग वाले पहुंच जाते हैं कि सर कार्ड ले लीजिए कार्ड ले लीजिए, अरे भैया चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन टैक्स के बारे में बात किया गया है। कार्बन टैक्स क्या होता है ना कि हमारा जैसे अर्थ है, ठीक है, 2 लाइन बस 1 मिनट लगेगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ये अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। अर्थ के चारों ओर हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है अपने पास, CO2 है, मीथेन है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं आपको। फिर O3 ऑक्सीजन मतलब ओजोन लेयर है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है ना, हमारे लिए ग्रीन हाउस गैस का काम करती हैं। होता क्या है कि दिन में जो अपना सनलाइट है वो अर्थ के पे आता है, अर्थ क्या करती है उसको एब्जॉर्व करती है, ठीक है। रात को जब सनलाइट चला गया होता है, जब रात हो गया होता है तो अर्थ क्या करती है उसको रेडिएट करना चालू करती है, जो भी उसने हीट एब्जॉर्व किया उसको रेडिएट करना चालू करती है। अब वो रेडिएट करना चालू कर देने से क्या होता है कि अगर एटमॉस्फेयर धरती का ना हो तो जैसे ही ये गिर जाएगा तो -57 डिग्री सेल्सियस आपके घर पे पहुंच जाएगा टेम्परेचर। आप जहाँ भी रहते हो, बिहार में रहते हो, झारखंड में रहते हो, बंगाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, ठीक है, तो आपके घर का टेम्परेचर मतलब वातावरण टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब उसमें तो कोई सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है कि जो अर्थ रेडिएट करती है ना हीट, उसको वो ट्रैप करके रखता है। उस ट्रैप करने से क्या होता है कि रात का भी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं गिरता है, मतलब दिन में अगर 40 था तो रात को 30 के आसपास पहुँच जाता है, ठीक है। तो इतना वो काम करता है। तो ये क्या है, अपने लिए फेवरेबल चीज़ है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि इतना ज़्यादा हम लोग कार्बन इमिशन करने लग गए कि वो जो ट्रैप कर रहा था, मान लीजिए कि इतना ही ट्रैप करना चाहिए था, अब वो इतना ट्रैप कर रहा है क्योंकि जैसे ही आप ग्रीन हाउस गैस जो CO2 का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा तो जो गैस वो ट्रैप कर रहा है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब हीट जो ट्रैप कर रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर हीट वो ट्रैप करने लगेगा, ज़्यादा बढ़ते जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ओशन के जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल या हिमालयाज कहीं पे भी जहाँ पर जो आपका बर्फ़ जमा हुआ है वो पिघलने लग जाएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए 30 पे पहुंच रहा था रात को टेम्परेचर, तो वो लोग स्टेबल था। अभी क्या हो जाएगा कि ज़्यादा ट्रैप करेगा तो हो सकता है दिन में 40 हो और रात को 38 हो,
ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा और बर्फ़ जो है वो पिघलता चला जाएगा। पिघलते से क्या हो जाएगा कि जो ज़मीन बाहर निकला हुआ है पानी से बाहर, जो समुद्र के बाहर ज़मीन है, वो सारा डूबने लग जाएगा। जो भी आइलैंड वगैरह हैं वो सारे डूबने लग जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास रहने के लिए बहुत कम जगह बचेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि आप कार्बन का जो इमिशन है वो कम कीजिए। तो इसमें क्या एक पहल क्या था कि कार्बन टैक्स था। जो कंपनी ज़्यादा कार्बन इमिशन करेगी हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। मान लीजिए कि मैं कार्बन पर रख दिया कि भाई इतना कार्बन पे आपको हम 5 रुपये लेंगे। ठीक है, अब जो कंपनी इतना कार्बन रिलीज कर रही हो तो इस ऐसे से आप उसको बांटेंगे और 5-5 रुपये से उसको मल्टीप्लाई करके जितना आप कार्बन जो कंपनी रिलीज करेगी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो जितना कार्बन रिलीज करेगी उस पर उतना टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या होता है कि दे मूव टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजीज जो कि कम कार्बन एमिट करे। ठीक है, तो ये चीज़ इसका बेसिक ज्ञान था। तो इसमें पहला कंट्री कौन सा था? स्वीडन था। कौन सा था? स्वीडन। ठीक है, कीवी बर्ड इज फाउंड एट, अब देखिए इसका सवाल आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपको जो लोग क्रिकेट देखते हो तो आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को हम लोग कीवीज़ कहते हैं। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? कीवीज़। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। द करेंसी ऑफ ब्राज़ील क्या है? रियल है। ठीक है, अब इस एग्जैक्ट स्पेलिंग जो होता है उसका REAIS कुछ करके होता है, बट ठीक है ये रियल भी उसको मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोल लेते हैं। अब वहाँ पर क्या है कि फ्रेंच स्पेनिश ये सब चलता है तो नाम भी वैसा ही रहता है। व्हाट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस? सिटी ऑफ पैलेसेस, ठीक है, अगर यहाँ पर जयपुर होता तो जयपुर मार देता, बट ठीक है मतलब यहाँ पर कलकत्ता को हम लोग सिटी ऑफ पैलेस बोलते हैं। अब वो जयपुर होता तो भी आप कलकत्ता को ही मानिए क्योंकि बोलते इसी को हैं। ठीक है, पैलेस ज़्यादा है जयपुर में तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। किंग ऑफ गुड टाइम्स, ठीक है, किंग ऑफ गुड टाइम्स कौन है? नन अदर देन विजय मालविया। किंग फिशर एयरलाइंस की बात कर रहा था, आप लोगों ने कुछ और सोचा क्या? दिस वॉज मुंबईज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एंड इन 2016 सी गेव बर्थ टू अ बेबी बॉय। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम हर्ष था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस? ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाता है? दुर्गा बनर्जी आ जाती थी। अब ये सब सीधा आपको पता नहीं होगा, मतलब कौन ऐसा पढ़ के जाता है कि इंडियन एयरलाइंस का फर्स्ट वुमेन पायलट कौन था? अब स्पाइस जेट का पूछ देगा या जेट एयरवेज का पूछ देगा तब कितना आदमी याद रखेगा? तो ऐसे केसेस में आप तुक्का मारिए, पहला तुक्का मारिए, दुर्गा बनर्जी सही है। दिस बैंक हैज़ अलाउड इट्स एम्प्लॉय टू एक्सेस द बैंक सर्वर फ्रॉम द होम। ये करंट अफेयर्स का सवाल लग रहा है। ठीक है, उस टाइम करंट अफेयर्स रहा होगा तो उन्होंने बैंक सर्वर को घर से ही एक्सेस करने दिया था, दैट वॉज SBI। ठीक है, दिस राइटर वॉज बॉर्न इन बिहार। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। अब ये भी अजीबोगरीब सवाल है, अब क्या पता, मतलब हमने उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं फणीश्वर नाथ जी की या मुंशी प्रेमचंद जी की या महादेवी वर्मा जी की या फिर राम कुमार वर्मा, तो उन सबका स्टोरीज हमने कभी ना कभी अपन जीवन में पढ़ा होगा। अब तो याद भी नहीं है कौन सा स्टोरी किसका था, बट स्टिल पूछने का मतलब नहीं था। ही वॉज अ फेमस क्रिटिक ऑफ हिंदी लिटरेचर, नामवर सिंह। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आए एक तुक्का मारिए, सही हो जाएगा। द राइटर ऑफ पद्मावत कौन था? मलिक मोहम्मद जयसी। ये जयसी जो काफ़ी विवाद हुआ था ना, तो ये भी अपना हिस्ट्री का सवाल बोल सकते हैं या बुक्स का सवाल बोल सकते हैं। ऑथर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, जॉर्ज मार्टिन। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स मोस्टली लोगों ने देखा ही होगा। ऑथर ऑफ इंडिया आफ्टर इंदिरा गांधी, रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है। तो आपको मतलब बुक्स एंड ऑथर्स पे सवाल है, काफ़ी 3-4 सवाल हो गए ना, 1 2 3, ठीक है, 4 राइटर्स बुक्स मिला के 5 सवाल तो हो ही गया। हिज प्रिजन रूम इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट, ये वीर सावरकर जी का है। ये आपका अंडमान में जो है ना, यारवाड़ा जेल कुछ करके है। अंडमान में जो काले पानी का जो जेल होता था उसमें आपका ये एक प्रिजन का जो सेल है जिसमें वीर सावरकर जी वहाँ जहाँ पर थे, तो उस सेल को अभी टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया हुआ है। हु चूज @ साइन जो लिखते हैं ना, समथिंग @gmail.com। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ये @ कहाँ से है, कौन लेके आया? तो ये रे टॉमिल्सन का काम था। अमर्त्य सेन, ठीक है, ये तो काफ़ी कॉमन सवाल है। अमर्त्य सेन जी को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? दैट वाज इकोनॉमिक्स। ठीक है, छऊ जो है वो बिहार के अलावा और कहाँ पर होता है? दैट वाज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, हर शादी में बिस्मिल्लाह खान जी आ जाते हैं, क्या बजाने? शहनाई। द सिंगिंग स्टाइल ओरिजिनेटेड इन द कोर्ट ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, इसका आंसर थुमरी है। ये सीधी फैक्चुअल सवाल है। नवाब वाजिद अली शाह के बारे में क्या चीज़ है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था, ठीक है, 1857 में, तो उससे पहले क्या हुआ था कि उसका बहुत सारा कारण देखा जाता है। तो इमीडिएट रीज़न में तो हम देखते हैं कि
वो जो सूअर और गाय का मांस वाला कुछ कारतूस होता था जिसको दांत से चिबाना होता था, तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए वो ऑफेंसिव था। हिंदू के लिए गाय वाला था और मुसलमानों के लिए सूअर वाला था। तो एक वो इमीडिएट रीज़न था, दैट वाज काइंड ऑफ कि चिंगारी जो अपने माचिस लगा दिया किसी में आग, दैट वो काम उसने किया था। लेकिन लकड़ियाँ किसने जमा की थी, लकड़ियाँ कहाँ से आया? जो चिंगारी आपने लगाया और वो आग पकड़ लिया, तो चिंगारी तो मंगल पांडे से आया मान लेते हैं, ठीक है, जो इमीडिएट कॉज था। जो उसका लॉन्ग रन में रीज़न था, तो उसमें वन ऑफ द रीज़न वाज दैट अवध वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इन 1856 ऑन प्रिटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, ठीक है, मिस गवर्नेंस या मिसमैनेजमेंट आप जो भी कहें, उसके इसमें उसको देखते हुए उन्होंने उसको ये कर लिया था। एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी क्या था कि 1757 में पहला ये हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें वो हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है 1757 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन होता है? बैटल ऑफ बक्सर में आपका अवध का नवाब होता है, दिल्ली का मुगल बादशाह होता है, और आपका तीसरा मीर कासिम होता है, ठीक है। तीनों मिलकर ब्रिटिश से लड़ते हैं और वहाँ वो हार जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनमें संधि होती है। संधि में क्या क्या होता है कि आपको जो मुगल बादशाह था उसको इलाहाबाद में रख दिया जाता है पेंशन दे करके, ठीक है, और अवध का नवाब को वापस ये कर दिया जाता है और युद्ध का हर्जाना ले लिया जाता है उससे कि भाई तुमने मेरे अगेंस्ट वॉर वेज किया है, तो हम तुम्हारा जो तुम हमको पैसा दो उसका, ठीक है। तो वो उसको पैसा ले करके उसको वापस वहाँ सेटल कर देता है। ये 1760s की बात है, ठीक है। ये यहाँ जो बात हो रही थी वो 1857 की बात हो रही थी। तो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ उसमें। तो 1764 में उन्होंने जो संधि हुआ उसमें उन्होंने जो भी नवाब रहे होंगे अवध के, उससे अपना पैसा लेकर के उसको वापस बोला कि तुम सिंहासन में बैठे रहो, राज करते रहो, ठीक है। बंगाल को इन्होंने क्या किया कि फुली एनेक्स कर लिया। फुली एनेक्स नहीं बोलेंगे उसको, वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट लागू कर दिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिया था ब्रिटिश सरकार ने कि पैसा हम लेंगे, कलेक्ट करेंगे, राज तुम करो। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया था। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1773 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्लाइव नहीं था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। क्लाइव के द्वारा तो ये युद्ध जीता गया था, ठीक है। तो वो अभी उसमें समय है 1765 का समय अभी चल रहा है जब मैं ये बात कर रहा हूँ, और ये 1773 में उन्होंने पूरा बंगाल को डायरेक्ट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया था। इससे पहले क्या था कि डुअल गवर्नमेंट था, पैसा हम लेंगे, राज तुम करो। तो भैया पैसा तुम रखोगे, राज हम कैसे कर लेंगे, है ना। तो ये चक्कर था। उसमें बहुत लोग मारे गए, बहुत फेमिन आया और मैंने खाना पीना का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग जो हम यहाँ पर समझना चाह रहे थे। इन्होंने अवध को क्यों नहीं एनेक्स किया, ठीक है। अवध को एनेक्स कर सकते थे, लेकिन अवध को एनेक्स नहीं करने के कारण एक था वहाँ पर कि वो एज अ बफर स्टेट काम करता था, क्योंकि उधर से नादिर शाह टाइप के लोग जो अफगानिस्तान से आते थे ना इन्वेड करने के लिए, दिल्ली में कत्लेआम मचाया था जो आकर के 1737 के आसपास में, ठीक है। और नादिर शाह हो गया, फिर वो भी एक दो और थे उसमें जो अटैकर्स थे। तो उन लोगों से बचने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि हम इतने अभी पावरफुल नहीं हुए हैं कि मतलब अफगान से लड़ सकें, ठीक है। अभी मरते हैं कटते हैं तो ये अवध वाले मरे कटे, हम तो बचे रहेंगे। जब इनसे मर कट के आगे बढ़ेंगे तब तक उनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई होगी अफगानों की, तो हम उनको देख लेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट एनेक्स नहीं करते हैं। लेकिन जब 1856 का समय आ गया, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स बाद, जो 1856 का समय था, उस समय इनको दिख गया कि वी आर पावरफुल एनफ टू एनेक्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। जो जो इनको मिलता गया उसको एनेक्स करते गए, ठीक है। सबसे आगे इसमें कौन थे, ठीक है। इसमें सबसे आगे किनका नाम आता है वो एक बार आप चेक कीजिए, ठीक है। ये जो उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम आप सर्च कीजिए, है ना। इन्होंने झांसी को भी एनेक्स किया था, इन्होंने इसको भी एनेक्स किया था, ठीक है। तो ये सब जो हुआ था, तो थोड़ा अभी मतलब ये कीजिए, मैं बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ तो आप सर्च कीजिए, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली शाह तो उस समय ये थे। तो जब उनको ये फील आ गया कि वी कैन एनेक्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो उनको दिखा कि अवध में क्या है, बहुत बढ़िया लैंड है, बहुत पैसा अवध के पास, एनेक्स कर लो इसको, ठीक है। तो बेगम हजरत महल जो थी, तो 1857 का जब क्रांति हुआ था तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी थी, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग थे जो इसमें थे। कुंवर सिंह हमारे बिहार से थे, ठीक है ना। तो ये इसकी कहानी थी। तो ये क्यों इसको एनेक्स किया था, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे, ठीक है। हु फाउंडेड स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी किसने फाउंड किया था, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। ये 1920 का समय है, 1923-24 के आसपास का बात है, ठीक है। इलेक्शंस का जो अनाउंस हुआ था ना, तो ये लोग चाहते थे कि हम लोग इलेक्शंस लड़ें, ठीक है। और महात्मा गांधी चाहते थे कि हम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ें। तो इस सब को झगड़ा को शांत करने के लिए क्या था कि इन्होंने
फिर से फूट ना आए। पहले बार क्या हुआ था कि 1907 में फूट आ गया था ना, गरम दल नरम दल के इस पे, ठीक है। तो इस चीज़ को फूट को रोकने के लिए बोला क्या कि ठीक है कि कांग्रेस के संरक्षण के अंदर में ही एक छोटी सी पार्टी होगी, स्वराज पार्टी, जिसको हेड कौन करेंगे, या जिसके CR दास और मोतीलाल नेहरू ये सब क्या थे जो कि पक्ष में थे कि हम इलेक्शंस लड़ सकें, तो उनके लिए उन्होंने ये स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने लड़ा भी था इलेक्शंस और जीते भी थे। दिस ऑथर राइटर नाउ राइट्स इन इटालियन इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। अब ये मतलब अजीबोगरीब सवाल लगा मुझे, इसका आंसर ए है। अगेन नहीं कुछ आता तो ए मारिए। ऑटोग्राफी बायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, किसने लिखा है? युवराज सिंह ने। ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑब्वियसली युवराज सिंह को कैंसर का प्रॉब्लम था। 2011 वर्ल्ड कप के बाद युवराज सिंह काफ़ी टाइम क्रिकेट से बाहर रहे, और उसके बाद आए भी तो फिर वैसे युवराज सिंह कभी नहीं रहे जैसे वो 2011 से तक में थे। ठीक है, वर्ल्ड कप तक में थे। ठीक है, उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी, फिर भी वो मतलब खेले जा रहे थे कि इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाना है। दैट वाज युवराज सिंह। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द मिडिल ऑफ दिस स्टेट, ये ज्योग्राफी का सवाल हो गया। ठीक है, कौन से स्टेट से पास नहीं होता है? बिहार से पास नहीं होता है। ठीक है, इसका अगर सीरीज जो मैंने कौन कौन सा स्टेट से अपना, तो गुजरात है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और उसके बाद कौन सा है? एक लास्ट मिजोरम है। ठीक है, तो आप ये याद कीजिए। व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन बांग्लादेश? काफ़ी कॉमन सवाल है ये, जमुना इसका आंसर है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पॉलिसी डायरेक्टिंग एलिमेंट्स? ये DPSP के बारे में पूछा गया है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप्स है, सिटीजनशिप। अब इसका मतलब नहीं रहा है, क्योंकि अब क्या है कि ये इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में था, बट अब क्या है कि अब 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, वो सब जो है वो ज़्यादा उसके हिसाब से सिटीजनशिप मिलता है। इसमें तो बहुत बेसिक चीज़ बताया गया है, इस पर सवाल भी नहीं आते हैं। अब पार्ट 2 पे जब जितने भी आर्टिकल्स हैं, आई थिंक 6-7 आर्टिकल्स तो हैं ही, तो वो उन आर्टिकल्स पर अब सवाल नहीं आता। जो अगर सिटीजनशिप पे सवाल आएगा तो वो सिटीजनशिप एक्ट 1950, 1955 इन सब पे आएगा, या फिर वो जब CA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था, तो उस पर सवाल आ सकता है। ठीक है ना। एक में क्या था? एक क्या है अपना? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि पहले अपने देश को डिफाइन किया। पार्ट 1 में क्या किया? देश को डिफाइन किया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन कौन सा है? इंडिया, कैसे यूनियन बना, और टेरिटरीज कौन कौन सा है उसका, ये उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद उसमें रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया, दैट इज सिटीजनशिप, कैसे आपको मिलेगा, कौन कौन भारतीय हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि उन भारतीयों का क्या क्या राइट्स है। ठीक है, उन भारतीयों में से जो चुन के पहुंचेंगे आपके पार्लियामेंट में, उनको क्या क्या सुझाव के तौर पर क्या क्या ये होने चाहिए, माने व्यूज होने चाहिए, दैट इज DPSP। तो ये आपको पार्ट 4 मिल जाता है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ लैंग्वेजेस? तो ये 8वां शेड्यूल है। ठीक है, 10वां शेड्यूल 10वां इज एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन। ठीक है, 12वां कौन सा था? ये म्यूनिसिपैलिटी वाला है। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे आया था। और 8वां क्या था? लैंग्वेज के लेकर था। ठीक है, चौथा आप याद देखिए, चेक कीजिए। ठीक है ना। 5, 6 जो है वो आप उसको 7 क्या है? 8 है आपका लैंग्वेज, थोड़ा मेरा दिमाग से कर रहा है। ओथ एंड अफर्मेशंस कुछ करके देख लीजिएगा आपको एक बार। ठीक है ना, क्या होता है फ्लो में आप कुछ से कुछ, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। फॉर हाउ मेनी ईयर्स वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट? कितने साल रहे थे? ये 12 साल तक रहे थे, 1950 से 62 तक थे। ठीक है, द सोर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पूछा गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें ली गई हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड था, वो हमारा जो संविधान सभा था वो लेकर के आया था। ठीक है, उस संविधान सभा के हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट। एंड जो फर्स्ट बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या है? वन अमॉन्ग द इक्वल्स है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हेड, ही इज वन अमॉन्ग द इक्वल्स। ठीक है, तो वैसे ही अम्बेडकर साहब भी वन अमॉन्ग द इक्वल्स थे, बट उनके पास लीडरशिप था और उन्होंने ड्राफ्ट किया था उस चीज़ को। अब जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस थे वर्ल्ड में वो लेकर के आए थे, तो यहाँ पर आयरलैंड हो जाता है। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो ये अभी अब ये क्वेश्चन ऑब्सोलेट हो चुका है। 2 लोग आते थे, कहाँ से आते थे? एंग्लो इंडियन कमेटी से आते थे, एंग्लो इंडियन से आते थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन कमेटी से आते थे।
अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होता था तो प्रेसिडेंट क्या करता था कि एंग्लो इंडियन जिनका डिसेंट एक ब्रिटिश जो थे भारत में, उनका जो डिसेंडेंट्स यहाँ पर है उसकी कम्युनिटी से उनको मिलता था, 2 लोगों को लोकसभा में नॉमिनेशन मिलता था प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसको अब जो है ख़त्म कर दिया गया है। 2020 में अमित शाह जी बिल लेकर आए थे, जो कि अब इसमें 2 नंबर याद रखिएगा, 126 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था ये। ठीक है, और 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, CA इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो 126वां बिल था जो कि पास हो गया तो एक्ट बन गया, तो 104 एक्ट बना। मतलब ऐसे 22 बिल रहे होंगे जो कि पारित नहीं हो पाए होंगे दोनों ही सदनों से। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास नहीं हो पाया होगा, इसलिए CA बिल जो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है नंबर, उसका नंबर ज़्यादा है, और 104 जो है वो आपका नंबर कम है एक्ट का। मतलब 22 ऐसे बिल होंगे जो पारित नहीं हुए होंगे, एक्ट नहीं बने होंगे, इसीलिए नंबर में डिफरेंस है। दोनों नंबर आप याद रख सकते हैं। इससे अब ये चीज़ मैंने नॉमिनेशन इन लोकसभा इज डन अवे विथ, मतलब खत्म हो चुका है अब ये चीज़। हु प्रेसिडेंटेड सर्वोदय स्कीम। ठीक है, तो ये हमारे JP नारायण जी थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। इट शेयर्स द लीस्ट टेरिटोरियल शेयर विद इंडिया। ठीक है, ये बाउंड्री जो है बहुत सबसे कम बाउंड्री है हमारे इंडिया के साथ। किसका सबसे कम बाउंड्री है? दिस इज म्यांमार। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका, वो भी आप चेक कीजिए। एट प्रेजेंट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% है। ठीक है, अब ये सब फैक्चुअल सवाल हैं, पता है तो ठीक है, इकोनॉमी का सवाल है बेसिकली। ठीक है, डैश डिटरमाइंस द इनकम इनइक्वालिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री, दैट इज लॉरेंज कर्व। ठीक है, ये भी इकोनॉमी का सवाल है। व्हेन वाज द नेशनल हाईवे स्कीम स्टार्टेड, अब ये फैक्चुअल सवाल आ गया। ठीक है, नेशनल हाईवे स्कीम कब शुरू किया गया था? तो दैट वाज इन 1995। ठीक है, व्हाट इज द येलो रिवॉल्यूशन? येलो रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ऑयल से रिलेटेड था। ठीक है, तो अब ये आप याद रख सकते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से था, है ना, येलो रिवॉल्यूशन इससे था, ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती बाड़ी से था। तो उस तरह के जो भी रिवॉल्यूशंस आए थे ना, वो आप याद रख सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज एक्सपोर्टेड? कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम? 70%। हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी नहीं चाय पीते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से हमने एस्टैब्लिश किया था इसको? इंग्लैंड के हेल्प से। UK बेसिकली था, लेकिन ठीक है, इंग्लैंड लिखा हो चल जाएगा काम। इन विच ईयर बजट वॉज GST फर्स्ट मेंशन? GST पहला कब आया था? ठीक है, तो ये चिदम्बरम साहब शायद लेके आए थे, 2006-07 की बात है ना। उस समय ये GST पहली बार मेंशन किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। ठीक है, पास ये 2017-16 में पास हुआ है शायद, 2016-17 में पास हुआ। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, वो 12 बजे रात को पार्लियामेंट में आए थे इसको लागू करने के लिए। ठीक है, बहुत मतलब TV पर भी दिखा रहा था, तो अब डेट चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही डेट है, क्योंकि मैं देख रहा था उस चीज़ को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर नेशनलाइजेशन? ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सरकारीकरण होता है। किसी भी चीज़ में अगर आप मान लीजिए किसी घर के मालिक हैं, ठीक है, आप किसी घर के मालिक हैं, आपने कोई बिजनेस डाला है, आपने कोई खेत पे बिजनेस डाला, दैट इज, तो आप उस घर के मालिक हैं। ठीक है, अगर बोलती सरकार की नहीं, इसमें 50% ज़्यादा हमारा अधिकार रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और उतना अधिकार उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेशनलाइजेशन मतलब हो रहा है कि सरकारीकरण जो बोलते हैं उसको, सरकारी बना रहे हैं उसको। सरकारी नहीं बना रहे, मैंने सरकार का एक एंटिटी बना रहे हैं। ठीक है, SBI सरकारी नौकरी नहीं है, SBI इस मैंने उसको खरीदा गया हुआ है। ठीक है ना, खरीदा गया हुआ है। और जो भी बैंक्स जो इंदिरा गांधी ने 1968 के आसपास में बहुत सारे 14-15 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, एक मतलब बढ़िया भी स्टेप बोल सकते हैं, खराब स्टेप भी बोल सकते हैं उस टाइम के लिए। ठीक है, खराब स्टेप क्यों था? क्योंकि उससे क्या हो गया कि जब एक बार सरकार की पकड़ हो गई, अब सरकार के बैठे लोग जो थे वो बैंक वाले को फ़ोन करते थे, भाई हम तो मालिक हैं, तुम उसको लोन दो। अब वो लोन कभी आता ही नहीं था। तो ये जो सिलसिला 1968 में जो चालू हुआ ना, चूँकि नेशनलाइज हो गया बैंक सारा, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट को ख़त्म कर दिया। तो इस पर आते हैं, एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, तो फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, 5 ईयर प्लान। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पहले चलता था, राइट, प्लानिंग कमीशन। एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं नेशनल सुना देता हूँ आपको। वैसे इसका आंसर था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये 5 ईयर प्लान निकालता था। तो अब जितने भी 5 ईयर प्लान आए, टोटल 12 5 ईयर, 1 से लेकर के 12 5 ईयर प्लान आए, FYP। ठीक है, टोटल कितने आए हैं? 12 5 ईयर प्लान आए हैं। सबके अपने अपने थीम थे, जो कि फोकस कर रहा था, पंचवर्षीय योजना जो बोलते थे, जो कि कुछ डेवलपमेंट पे फोकस करता था। तो उसके हिसाब से 5 ईयर प्लान आता था। और जब से ये जो आपका ये है प्लानिंग कमीशन को जो मोदी जी आए, तो उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया और क्या उसकी जगह ला दिया नीति आयोग।
ठीक है। तो नीति आयोग क्या क्या था, नीति आयोग का क्या काम है आज के डेट में कि वो पॉलिसी वगैरह फॉर्मुलेट करती है, बट वो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब छोटा लघु और कुछ कुछ करके नाम रखा है उसका, 5 साल 15 साल 25 साल में हम ये सब अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग रन 50 साल में हम लोग ये सब अचीव करना चाहते हैं। तो वैसा कुछ उनका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रखा है। ठीक है। तो 5 साल वाला 5 साल का हम लोग अब गोल नहीं बनाते, अब हमने 25-30 साल का गोल बनाया हुआ है, राइट। तो ये 12वां जो था वो 2017 में ख़त्म हो गया था, 2012 से 2017 तक ये चला था और ये खत्म हो गया। उसके बाद से प्लानिंग कमीशन भी बैनिश हो गया, तो नया कोई 5 ईयर प्लान 13th 5 ईयर प्लान जो है वो कभी आया ही नहीं। ठीक है। तो ये बात किया जा रहा है यहाँ पे। और इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, एक दो स्टॉप बातें हैं इनमें, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या था, मतलब नीति आयोग को लाने का क्या प्रॉब्लम था। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। हुआ क्या था कि जो 5 ईयर प्लान्स था ना, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो संविधान सभा जो ये बना था और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग 5-5 साल का रोड मैप तैयार करके चलेंगे आगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या आ रहा था कि प्लानिंग कमीशन बना तो दिया, तो प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि आपको पॉलिसी थिंक टैंक ही था, जैसे जो नीति आयोग आज है पॉलिसी थिंक टैंक, वैसे प्लानिंग कमीशन जब बना था तब ये पॉलिसी थिंक टैंक था। बट क्या हुआ कि ओवर द टाइम काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, भारत में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा, कभी कभी नहीं रहा, एक बहुत लंबा समय रहा जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा, खासकर 90s का समय, 90 राजीव गांधी के जाने के बाद से लेकर के वाजपेयी जी के 1999 में आने तक जो 10 साल का एक फेज था, उसमें काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए और काफ़ी डिस्टर्ब रहा वो टाइम। ठीक है। 70s का भी टाइम जो इमरजेंसी वाला टाइम था वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा था। 60s का भी टाइम वार लेकर के 62-65 का जो वार था ये सब लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहा था। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो इमरजेंसी जो लगाया जा रहा था, जो मान लीजिए अगर देश भर में इमरजेंसी लगाया गया, युद्ध का समय है या कुछ उस तरह का समय है, तो प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने, जो IAS ऑफिसर्स थे, ठीक है, IAS ऑफिसर्स थे, दिमाग वाले ही लोग थे, तो इन्होंने क्या किया ना कि अपना पावर थोड़ा ये लोग एकत्रित करते लग गए। मतलब जो इनको खाली पॉलिसी बनाने का काम था, ये लोग फाइनेंस वाला भी काम देखने लग गए, बहुत सारा काम देखने लग गए। मतलब ये काफ़ी इतना ज़्यादा पावरफुल बॉडी बन गया कि लोग सब जो सेक्रेटरी लेवल बनना चाहते थे प्लानिंग कमीशन बनाना चाहते थे। ठीक है। तो जब मोदी जी आए इस पावर में 2014 के अराउंड में जब पावर में आए, तब उन्होंने देखा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इनका काम था कि ये खाली प्लानिंग करे, प्लानिंग कमीशन नाम से ही पता चलता है कि ये सब प्लानिंग करे, लेकिन ये क्या काम कर रहे थे, उसका एग्जीक्यूशन भी कर रहे थे, दैट वाज नॉट फिजिबल। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि फाइनेंस कमीशन, एक जो सरकार है वो फाइनेंस कमीशन गठित करती है कुछ कुछ टाइम पर, ठीक है, तो देखने के लिए कि देश में जो बदलाव हैं, फाइनेंस लेवल का जो बदलाव है वो कैसे कैसे किया जाए। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या होता था कि उसका भी काम पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता था, प्लानिंग कमीशन का भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता था। इससे क्या हो गया कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो तो आया और गया राम था। वो सरकार गठित करती है, वो अपना रिपोर्ट सौंपती है और वो भंग हो जाती है। और प्लानिंग कमीशन कंटिन्यूस बॉडी था, तो ऑब्वियसली उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा था फाइनेंस कमीशन का। तो जब नीति आयोग वापस आया तो इसमें जो है सारे को उसको कर दिया, फाइनेंस कमीशन वापस पावर में आ गई। जो उसका काम एक्चुअल काम था वो फाइनेंस कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको प्लानिंग कमीशन टाइप की चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं था। नीति आयोग में भी क्या है, प्लानिंग का ही सिर्फ काम दिया। ठीक है। और एक्चुअल जो आपका प्लानिंग कमीशन का शुरू में जब 1950 के दशक में काम था, वही काम नीति आयोग भी शुरू करती है। तो उसमें क्या, मैंने एक रिपोर्ट कुछ पढ़ा था जिसमें बड़े बड़े जब को बुलाया जाता है कि आप आइए, तो वो क्या करते हैं, अपने चेला चपाटी को भेज देता था कि जाओ भाई नीति आयोग में कुछ बोल रहा है, सुन के आ जाओ। ठीक है। तो उस पर उन्होंने, मोदी जी ने थोड़ा ये किया कि मैंने कड़ाई किया और बोला कि जिनको बुलाया जाए आप वही लोग पहुँचिए। आप अगर मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, आप जाके वहाँ पहुँचिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाई तमिलनाडु के इसको बुला रहे हैं और वो भेज दिया अपना चला चपाटी को कि भाई जाओ तो मीटिंग अटेंड करके आओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये इसकी कहानी थी कि क्यों उसको ये किया गया, क्योंकि उसका काम पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही था, बट वो ज़्यादा अपना पावर इस्तेमाल कर रही थी। ठीक है। जो उसके मतलब इसमें नहीं था, उसके अपने अंडर उतना पावर उसको दिया नहीं गया था। ठीक है। बैंक का नेशनलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम था, यह जो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि 68 के दशक में जब 68 के अराउंड में जब इंदिरा गांधी ने उसको 18, 15, 16 ऐसे कुछ नंबर था, आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली क्या नंबर था, बहुत सारे बैंक को नेशनलाइज कर दिया। इसके पीछे क्या कहानी है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि उस समय ना कोल्ड वॉर का समय था। कोल्ड वॉर का समय था, हमारा सबसे बड़ा हेल्प जो था वो रशिया से था। ठीक है। रशिया USSR उस समय होता था। ठीक है। तो USSR क्या चाहती थी कि सोशलिस्ट चाहती थी। ठीक है। कि हमारे जितने भी हों वो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप के ही देश हों, सारे देश पे हमारा कम्युनिज्म सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस हो। ठीक है। कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस को वो लोग कम करना चाहते थे। और कैपिटलिज्म के पक्ष में कौन था, अमेरिका था। कैपिटलिज्म के पक्ष में अमेरिका था और USSR जो दूसरा पार्टी था वो सोशलिज्म के पक्ष में था। हमारा दोस्त कौन था,
ये था यूएसएसआर था, तो हमारे पर भी सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस आया। सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसमें क्या बोला जाता है कि सारा काम सरकार करेगी, ठीक है ठीक, बच्चा आप पैदा कीजिए, उसमें सरकार नहीं आएगी करने के लिए, लेकिन वहाँ से खाना खाना, पढ़ाना लिखाना, काम देना, ठीक है, मर जाए तो जगह देना कि इसको जलाओ, लकड़ी देना, सारा काम सरकार करेगी, दैट इज सोशलिज्म। ऐसा कुछ सोशलिज्म का फंडा होता है, मेन फंडा होता है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो बेसिकल इन्फ्लुएंस उस टाइम में सोशलिज्म का था, मतलब सरकार के हाथ में सारा कुछ होना चाहिए। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में होता है कि प्राइवेट बॉडीज ज़्यादा फंक्शन करें, ठीक है। तो आपको अमेरिका में देखिए कि सरकार कुछ नहीं करती है, ठीक है, पैदा होने से लेकर के अंत तक आपका ही काम है ना। लेकिन इंडिया में क्या है कि आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े जो अब आजकल मोदी जी बात करते हैं प्राइवेटाइज करने का, तो वो लोग क्यों प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो सोशलिस्ट नेचर था इंडिया का उस समय का, 1960-70s का इन्फ्लुएंस था सोशलिस्ट नेचर का, ठीक है, उस कारण से सारा कुछ सरकार के कंट्रोल में था। अब सरकार के कंट्रोल में होने से क्या हो रहा था कि दो मतलब मेल फंक्शनिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो एक मेल फंक्शनिंग का प्रॉब्लम आपको इस सेक्टर में भी आया, क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल सेक्टर में भी आया। तो इन्होंने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया, सरकारी हो गया बैंक सब, ठीक है, सरकार का एंटिटी हो गया बैंक सब। अब क्या, जो सरकार में बैठे लोग थे वो लोन दिलवा रहे थे, लोन का पैसा वापस आ नहीं रहा था, ठीक है। सब मतलब पढ़े लिखे तो इतना कोई था नहीं, मतलब भाई तुम उसको लोन दे दो, तो वो उसको लोन दे दिया। बैंक मैनेजर क्या बोले, वो नहीं देगा तो उसको गोली मार देगा, है ना। तो वो लोन दे देता था। तो इस तरह से क्या हुआ ना, ये NPA वगैरह फॉर्म होने लगे, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो फॉर्म होने लगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि लोन आपने दिया और लोन का पैसा वो चुका नहीं रहा है, तो वो NPA चला गया, ठीक है। और जब वो एकदम मतलब ये हो गया, डेड हो गया, तो उसको ख़त्म ही कर देते हैं, फिर मतलब उसको राइट ऑफ कर देते हैं कि भाई वो पैसा नहीं देने वाला है, ठीक है। उसका जो भी चीज़ है उसको जब्त करो और जो पैसा आ जाए सो आ जाए, ऐसा कुछ बात चलता था। तो ये फेस चलता रहा, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता गया। 68 में ये हुआ, नेशनलाइज हुआ, सरकारी हुआ, और वहाँ से ये सब जो शुरुआत होते गया 89-90s के आसपास में ये ना चरम सीमा पर पहुँच गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। ऐसा समय आ गया कि हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, वन ऑफ द रीज़न ये भी था, और भी रीजन्स थे, लेकिन वन ऑफ द रीज़न ये था कि जो हमारा जो फाइनेंशियल जो ये था ना वो कमज़ोर होता चला गया। तो उसी में 91 में मनमोहन सिंह जी का ये आता है, जो बजट आता है, जिसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को खोला, प्राइवेटाइज करने को ये फोकस किया। तो जो मेल फंक्शनिंग आया था ना, तो उसमें क्या था कि अब जैसे किसी को आप नौकरी दे दिया और उसको पता है, मान लीजिए आपको कोई नौकरी दे दे और आपको पता है कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, तो आप क्या करेंगे, आप जाके बैठिए काम मत कीजिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम मेल फंक्शनिंग का आया था सरकारी के से। प्राइवेट में ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन सरकारी में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसलिए कोई जो जहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आया वो सब क्या हुआ, ग्रो करता चला गया, जहाँ पर ये प्रॉब्लम आया वो ठप पड़ता चला गया, ठीक है। तो वन ऑफ देम वाज ये, ठीक है। तो ये इसका कहानी था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का, और इस कारण से हम लोग थोड़ा ये वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी था कि हम लोग वो फाइनेंशियल क्राइसिस में गए थे। तब हमारे ऊपर IMF का प्रेशर आया था कि भाई तुमको पैसा चाहिए तो तुम अपना इकोनॉमी खोलो और हमको इतना गोल्ड दो, ठीक है। रातों रात कितना टन गोल्ड, उसको टन नहीं था, कुछ 100 kg 600 kg या पता नहीं कितना था गोल्ड वहाँ गिरवी रखा भारत सरकार ने, और उसके बाद उसके पास पैसा आया, इकोनॉमी को खोलना पड़ा। उसके बाद ये पेप्सी मिरांडा कौन कौन सा कंपनी सब आने लग गया, ठीक है। उससे पहले किसी ने पेप्सी मिरांडा इतना देखा नहीं होगा जो भारत में रहे हैं, ठीक है। ओनिडा का टीवी चलता था। ओनिडा क्या था, ओनिडा का टीवी आपने सुना होगा, तो ओनिडा का टीवी भी सरकारी कंपनी था। HMT का आपने घड़ी सुना होगा, वो भी सरकारी कंपनी था, ठीक है। तो बाहर की चीज़ें भारत में नहीं दिखती थी, कारोबार जो है जो भी था वो भारत में जो बनता था वही दिखता था, बाहर वाला तो दिखता ही नहीं था, ठीक है। तो जैसे वो खुला इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी खोलते ही क्या हो गया, बाहर के इंडस्ट्रीज़ वगैरह आने लग गई, उनको मार्केट दिखा, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि एक कंपटीशन भाव पैदा हुआ, तो जो घड़ी पहले मान लिया 1000 का मिल रहा था अब 500 का मिलने लग गया, तो लोग ज़्यादा खरीदने लग गए, लोग अफोर्ड करने लग गए, तो जीवन बदलता चला गया। और आज के डेट में करेंटली जो आज हम लोग बैठे हुए हैं आज के समय में 2023 में, तो आज हमारा जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, आज हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर हम लोग प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ ही काम कर रहा है। सरकारी कंपनियाँ भी हैं जो चल रही हैं, एंटिटी सरकार की एंटिटी है, भेल है, सेल है, गेल है, जो भी है ना। और प्राइवेट कंपनीज भी हैं, इन्फोसिस है, टाटा है, महिंद्रा है, सब है, ठीक है। तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी में चल रहे हैं, तो ठीक है। अपने प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए सोशलिस्ट उस समय ऐड भी किया गया हुआ था, ठीक है। तो ये एक उसका बैकग्राउंड था, ठीक है। तो हम लोग 50 सवाल खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो हम लोग नेक्स्ट 50 सवाल डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा, सी यू।